नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए आज का सब्जेक्ट आपको बता देते हैं। दरअसल जयस का दांव और पार उतरेगी किसकी नाव। जी हां, क्यों है ये सवाल? क्योंकि मध्य प्रदेश में जयस ने मुसीबत बढ़ा दी है। कहने को तो कांग्रेस की मुसीबत बढ़ाई है, लेकिन मुसीबत तो एक प्रकार से बीजेपी की भी कहीं ना कहीं बढ़ी है। जयस ने दरअसल यह ऐलान कर दिया है कि वो प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने वाली है। कांग्रेस विधायक और जयस के संरक्षक हीरालाल अलावा भी जयस से ही चुनाव लड़ेंगे। अब प्रदेश की 80 से लेकर 82 सीटें ऐसी हैं जहां पर आदिवासी वोट का प्रभाव भी है। 84 सीटों के आसपास है और ऐसे में 80 से 82 सीटों पर जयस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस के लिए आने वाले चुनाव में जय युवा आदिवासी शक्ति संगठन यानी जयस संकट बन सकता है। 2018 के चुनाव में जयस की मदद से कांग्रेस ने कई आदिवासी सीटों पर जीत हासिल की थी। जयस के संरक्षक हीरालाल अलावा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी जीते थे, लेकिन अब जयस का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। जयस ने ऐलान किया है कि इस बार वो अकेले 80 से 82 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जयस का दावा है कि उसे कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है। ओबीसी महासभा से भी जयस ने बातचीत का दावा किया है। जयस का कहना है कि वो पढ़े लिखे युवाओं को मैदान में उतारेगी और युवा नेतृत्व के थीम पर चुनाव लड़ेगी। आदिवासी जयेश कर रहे हैं तैयारी, जिसको लेकर जयेश ने जयेश महापंचायत में 80 सीटों पर लड़ने का जो घोषणा किया है, ऐलान किया है, जिसके लेकर जयेश ने पूरे प्रदेश में अलग अलग समुदाय से और अलग अलग सामाजिक संगठनों के साथ लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है और जिससे निश्चित ही विधानसभा चुनाव आते आते प्रदेश में कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा। और मिशन युवा नेतृत्व की थीम पर हम लोग जयेश के माध्यम से 80 से 82 सीटों पर लड़ने का जो हमारा निर्णय लिया गया है, जिसमें हमारे साथ एससी अनुसूचित जाति सामाजिक संगठन साथ में आए हैं, धनगर समाज साथ में आया, मानकर समाज साथ में आए, साथ ही लोधी समाज और यादव समुदाय भी जयेश के साथ गठबंधन करने को तैयार है। उसी के साथ साथ अभी हमारे साथ ओबीसी महासभा भी जयेश के साथ लगातार संपर्क में है और उनसे भी मिलकर हम लोग पूरे प्रदेश में 2023 में तीसरे मोर्चे के रूप में अलग से हम लोग चुनाव की पूरी रणनीति तैयार कर चुके हैं और अभी कुछ ही दिनों बाद हम लोग जयेश के माध्यम से हमारे उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। उधर कांग्रेस का दावा है कि पार्टी का आदिवासी वोट बैंक नहीं छिटकेगा। कांग्रेस का कहना है कि जयस कांग्रेस से जुड़ा संगठन रहा है और भले ही जयस अभी कुछ और कहे, आने वाले वक्त में परिस्थितियां बदलेंगी। उधर बीजेपी को अंदेशा है कि जयस सिर्फ सौदेबाजी के लिए ऐसे दावे कर रहा है। पार्टी का कहना है कि पिछली बार भी जयस ने अलग चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन फिर कांग्रेस के साथ समीकरण बैठा लिया और कांग्रेस को उधार का जनाधार मिल गया। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत चुके जयस संरक्षक हीरालाल अलावा भी इस बार कांग्रेस से नहीं बल्कि जयस से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। जयस की कई आदिवासी बहुल जिलों में अच्छी पैठ है। मध्य प्रदेश विधानसभा में 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। वहीं 30 अन्य ऐसी सीटें हैं जहां आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका में है। माना जाता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को जयस की वजह से काफी नुकसान हुआ था, जबकि कांग्रेस की सीटें बढ़ी थी। ऐसे में अगर जयस ने कांग्रेस का साथ छोड़ा तो पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए बासु चौरे की रिपोर्ट। और आइए इसी मसले पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रविराज बघेल प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं जयस के, डॉक्टर हितेश वाजपेयी प्रवक्ता हैं बीजेपी से, साथ ही में रवि सक्सेना प्रदेश महासचिव कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही में राजेश सिरोठिया जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। और सबसे पहले तो रविराज बघेल साहब, मैं आप ही के पास आना चाहता हूं। ये क्या तय कर लिया, मन बना लिया, बिल्कुल सब कुछ फाइनल हो गया है कि आप अकेले ही चुनाव लड़ने वाले हैं? और अगर लड़ेंगे तो क्यों लड़ेंगे, ये भी बताइए। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते कि जयेश ने मन बना ले ऐसा नहीं है। विगत
2018 से जयेश ने अपनी चुनावी रणनीति जो अपनी जमीन तलाश ली थी, और इसके साथ साथ जयेश ने जो 2018 में कुछ समझौता के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज आदिवासियों की मुख्य जो 5वीं अनुसूची का मुद्दा है, चाहे 6ठी अनुसूची की मुद्दा है, उस पर एक शब्द बोलने को नहीं तैयार है। आदिवासी क्षेत्र में पलायन हो, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य के मतलब एक भी मुद्दे पे ऐसे गंभीरता नहीं दिखा, इसलिए हमको ये कदम उठाना पड़ा। और हम निश्चित हम लोग नया जो हमारे युवा मिशन युवा नेतृत्व की थीम पर जो जयेश युवा काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे युवा आए जो संविधान के दायरे में रहकर जो अपनी बात करें और अपने हक अधिकार को जानने लगे, तो निश्चित ये वास्तव में आजादी के बाद से आज आदिवासी का विकास क्यों नहीं हुआ। आजादी के बाद से आज कांग्रेस की भी सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन आदिवासी अभी भी कतार की आखिर पंक्ति पे खड़ा और हशिये पे खड़ा है, तो उनके आवाज को अभी तक कांग्रेस पार्टी ने गंभीरता से क्यों नहीं लिया। अभी देख ले, 1 वर्ष बाद ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आना, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई भी ऐसा जिम्मेदार नेता आदिवासी की बातों को प्रमुखता के साथ नहीं रख रहा है। तो निश्चित कहीं ना कहीं हम लोगों को जयेश के माध्यम से युवा नेतृत्व की थीम पर हम काम कर रहे हैं, और समाज के साथ साथ जयेश के साथ आदिवासी वर्ग के साथ साथ ऐसे वर्ग भी जुड़ने के लिए तैयार, क्योंकि जयेश एक विचारधारा के तहत काम कर रहा है। और जयेश से जुड़ने के लिए अगर कोई राजनीतिक छोटे छोटे राजनीतिक दल जुड़ना निशाने पर केवल कांग्रेस क्यों है कि कांग्रेस नहीं है, सब इस बात पर मुंह खोल रही है, ये केवल कांग्रेस क्यों है? बीजेपी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है? बीजेपी से भी शिकायत है, इसीलिए पिछली बार कांग्रेस से हम लोगों ने कुछ गठबंधन किया था। जयेश ने आदिवासी समाज के कुछ प्रमुख बिंदु रखे थे, उसके साथ साथ हम लोग इसी के तहत हम लोगों ने गठबंधन किया था, उसी के तहत हम लोग उनके साथ गए थे। इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि जयेश संगठन पूरी तरह से कांग्रेसीकरण है। ठीक है, हमारे जयेश संगठन के जो राष्ट्रीय संरक्षक के कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्होंने भी, कांग्रेस ने भी जो आदिवासी के जो मुद्दे थे, बेसिक 5वीं अनुसूची, आज एक भी कांग्रेस का बड़ा लीडर, चाहे राज्य का लीडर हो या सेंट्रल का लीडर, कोई भी 5वीं अनुसूची को गंभीरता से लागू करने की बात नहीं कर रहा है। जैसे पैसा कानून के लिए लंबी लड़ाई लड़ी जयेश के साथ साथ तमाम आदिवासी संगठनों, तो उन गंभीर मुद्दों पे, चाहे आज आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति देख लो, पलायन की स्थिति, वो ठीक है, लेकिन सत्ता में भागीदारी चाहिए आप लोगों को, चुनाव तो इसीलिए लड़ रहे हैं, कैसे भागीदारी हो जाएगी आपकी? बिल्कुल, हम लोग 80 पर देखिए 230 सीटें हैं, 80 पर ही चुनाव लड़ रहे हैं आप, तो किसके साथ फिर गले मिलेंगे? बात धीरे धीरे आप देखते जाइए, धीरे धीरे जयेश के साथ ओबीसी महासभा पूरी तरह से उनके जयेश के समर्थन में आ रही, छोटे छोटे राजनीतिक दल जयेश के साथ समर्थन कर रहा है, जयेश से जुड़ना चाह रहा है, चाहे एससी कम्युनिटी देख लो या माझी समाज को देख लो, धनगर समाज को देख लो, आप यादव समाज, सभी समुदाय, छोटे छोटे राजनीतिक दल भी। अभी 10 तारीख को हमारे भोपाल में सभी छोटे छोटे राजनीतिक 20 ऐसे छोटे छोटे दल है, वो सामाजिक संगठन, उनसे हमारी मीटिंग है, वो हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हम लोग मिलकर तय करें, और हम लोगों को हमारी पूरी रणनीति तैयार, हमने पूरी रणनीति बना ली। ठीक है बघेल साहब, मेरे आपसे लगातार 2-3 सवाल इसलिए भी थे ताकि हमारे बाकी मेहमान जो हैं उनको भी साफ हो जाए कि तैयारी कितनी है, दावे जो हो रहे थे, क्योंकि हमने पैकेज दिखाया और उसके बाद आपने बहुत सारी बातें साफ कर दी हैं। हितेश वाजपेयी साहब, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उसके पहले रवि सक्सेना साहब के पास जाते हैं, क्योंकि रवि सक्सेना साहब देखिए, जब हमने बात शुरू की तो सबसे पहले कांग्रेस ने ये नहीं किया, मुंह नहीं खोला, कांग्रेस ने एक प्रकार से डिच किया या धोखा दिया, या कांग्रेस खामोश क्यों बैठी है, ये सारे सवाल उठे हैं। आपने तो समर्थन लिया था। उनकी पूरी बात से बघेल साहब की आप समझ गए होंगे कि वो उनके बात करने का ध्येय क्या है। हीरालाल अलावा जी कांग्रेस पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ही नीति निर्धारक हैं, और कमलनाथ जी और उनके बीच में एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब ये क्या कह रहे हैं बघेल साहब, ये तो इनकी बात से आपको पूरा मालूम पड़ गया। सत्ता में कौन है भाई? सत्ता में बीजेपी है, और वो सवाल कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। सत्ता में रही है। मैं इनको केवल ये पूछना चाहता हूं कि भाई बघेल साहब, आप थोड़ा ये तो सोचिए कि आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल क्यों नहीं करते हैं कि उन्होंने आज तक क्या दिया कांग्रेस पार्टी। अरे सुन लीजिए, पहले सुनो, आपकी बात हमने बहुत धैर्य से सुनी है, आपकी बात बहुत धैर्य से सुनी है। ये डिबेट नहीं है, इस तरह का डिबेट नहीं होता है। तो आप मुझे बताएं, संविधान में विशेष दर्जा आदिवासियों को किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। अभी राहुल गांधी जी ने सभा में आदिवासियों को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पे पूरी तरह से निशाना साधा, और आप समझ सकते हैं कि आज तक जो कुछ भी मिला है आदिवासी समुदाय को, वो सब कुछ कांग्रेस पार्टी की मेहनत की वजह से मिला है। आज आरक्षण जो है, आज देखें आदिवासी समुदाय के लोग बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बड़े बड़े अधिकारी बने हुए हैं।
जगह उनको जो है वो रिजर्वेशन मिला हुआ है, आरक्षण मिला हुआ है, वो क्यों मिला हुआ है? ये केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की वजह से मिला हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने उनके हितों को सोचा है, उनके हितों की रक्षा की है। और आज आप एक व्यक्ति खड़ा होकर कहने लगे कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो मैं समझता हूं कि उसको पढ़ लिख कर आना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि संविधान में जो भी विशेष दर्जे दिए गए हैं वो सब कांग्रेस पार्टी की ओर से दिए गए हैं। रवि सक्सेना साहब, एक मिनट आपको बीच में रोक रहा हूं रवि सक्सेना साहब, लेकिन ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही है कि साथ आपके जयस रही, आपने समर्थन लिया, और आज उसी जयस को कांग्रेस ने क्या किया है, उसी जयस के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जो है उनको आप ये समझाने की कोशिश कर इस डिबेट के जरिए। अगर ये शायद पहले समझा दिया गया होता तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की जरूरत पड़ती। आपके पास आऊंगा मैं, हितेश जी को भी शामिल कर लेते हैं। हितेश जी, उधार का जनाधार ये कहा है, आप ही की तरफ से कहा गया, बीजेपी की तरफ से। यह उधार का जनाधार कैसे हुआ जब विचार मेल खा रहे थे? देखिए होता ही है, आप आजकल विचार मेल खा जाते हैं, अचानक से सलूजा साहब के भी विचार मेल खा गए। तो ये उधार का जनाधार कैसे आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, मैं इसको नहीं समझ पाया, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा। हो सकता है बघेल साहब के और हमारे विचार एक हो जाए। हाँ, देखिए, आदिवासियों को इस देश में जो कुछ भी मिला है वो संविधान प्रदत्त है। इस देश को संविधान देश की संसद ने दिया है, और जो संविधान है वो सभी दलों ने दिया है। कोई एक दल का उसमें ना अधिकार है ना अहंकार है कि किसी एक दल ने संविधान दे दिया हो, मैं ऐसा नहीं मानता। ये देश संविधान से चलता है और संविधान इस देश की आत्मा है। जी, आदिवासियों को जो मिला है वो आदिवासियों का अधिकार है, वो कोई देगा थोड़ा ना, कोई मैंने अपनी जेब से निकाल के थोड़ा ना दे दिया। कोई तबड़ा आदमी हूँ क्या? मैं कोई तबड़ा आदमी हूँ क्या? तो मुझे नहीं लगता है कि आदिवासियों को, चाहे वो पेशा कानून की बात हो, वनाधिकार पट्टों की बात हो, या जितने अधिकारों की हम बातचीत कर लें, जिसकी तरफ बघेल साहब भी इशारा कर रहे हैं, वो उनका अधिकार है। तो इसीलिए हम तो कतई ये नहीं बोलते कि साहब हमने कुछ दे दिया है। हम तो साहब जो उनका अधिकार है वो सुनिश्चित हो, उन तक पहुंचे। ये सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार जो है वो उसका माध्यम बनी है। 5वीं और 6वीं अनुसूची संसद ने दी है, संसद ने संविधान के माध्यम से दी है। राष्ट्रपति जी उसको देखते हैं, इसीलिए तो राष्ट्रपति जी देखते हैं, क्योंकि ये विषय ऐसे हैं आदिवासियों के अधिकार के, इसको देश के राष्ट्रपति जी के खाते में रखा ही इसलिए गया है क्योंकि ये दलगत विषय नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसको बहुत ज्यादा डिमीन नहीं करना चाहिए। बाकी तो देखो साहब, कमलनाथ जी और बघेल साहब के बीच बातचीत चल रही है। अलावा जी विधायक हो गए हैं, वो कांग्रेस में ही चले गए हैं, तो वो दो जगह तो नहीं रह पाएंगे। तो कुछ अंदर खाने की चीजें हैं, उसको जरा पकने दो आप। और जैसा बघेल साहब ने कहा है ना, उनके जितने भी 20 साथी हैं उन पर भी हमारी नजर है। तो जब जब चुनाव आने वाले होते हैं तो पॉलिटिकल पोस्चरिंग और बार्गेनिंग शुरू होती है। तो स्वाभाविक है ये उसकी शुरुआत ज्यादा है बनिस्बत के आदिवासियों के अधिकार का बड़ा विषय हो। ठीक कहा आपने। कम से कम स्वीकार बहुत ईमानदारी से हितेश जी बहुत सारी चीजों को स्वीकार कर जाते हैं। राजेश जी, मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बघेल साहब ने जो बातें कही हैं, या अचानक से ये जो बातें उठने लगी हैं, वो एक गाना याद आ रहा है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जितना वो बता रहे हैं, जितना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वैसी स्थिति तो है नहीं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों का जो समाज है, ये जैस का जो प्रभाव है वो निमाड़ और मालवा के जो आदिवासी बेल्ट है वहां पर है। जो महाकौशल का जो बैतूल का, जो जबलपुर छिंदवाड़ा यहाँ का जो बेल्ट है, या बिंद का कोलवाना क्षेत्र है, वहां पर इनका असर नहीं है। वहां पर जो पिछले चुनाव में जो कांग्रेस की अच्छी सीटें मिली थी महाकौशल में, तो पत्थलगड़ी मूवमेंट के कारण मिली थी, जो झारखंड का पत्थलगड़ी मूवमेंट है। और यहाँ पर जैस ने डेंट किया था बीजेपी को। तो दोनों तरफ से आदिवासी सीटों का जो फायदा हुआ था कांग्रेस को, और उसने उसको बीजेपी के आगे लाकर खड़ा कर दिया था।
लेकिन आज अगर ये जैस ये दावा कर रही है कि वो गोंड इलाका जो है महाकौशल में, गोंड आदिवासियों के इलाके में ये कोई वहाँ पे डेंट कर पाएंगे, तो ये बिल्कुल बात जो है ना अतिशयोक्तिपूर्ण है। और जैसा कि हितेश जी भी बोल रहे हैं या रवि जी भी बोल रहे हैं, ये बार्गेनिंग वाली प्रैक्टिसेस चल रही हैं। और वैसे भी जैस में जो है अभी हाल ही में फूट हो गई थी। बिल्कुल ये वो संगठन जो है ऐसी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो बनी थी गोंड आदिवासियों की, तो वो उसने भी अच्छे 5-7 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में उसमें भी फूट हो गई थी। तो ये बहुत प्रीमेच्योर है। और ये मानना कि आदिवासियों के साथ में जो है ओबीसी आ जाएंगे और इस तरह से मध्य प्रदेश में जाति आधारित जो राजनीति पहले आदिवासी वो उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाकों में है। उत्तर प्रदेश वाले इलाकों में पहले आदिवासी तो एक हो जाए, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आपने जिक्र भी कर दिया। बघेल साहब आदिवासी बिल्कुल हाँ, बघेल साहब से भी अब समझ लेते हैं। बघेल साहब देखिए, आपने और 3 मेहमानों की बातों को भी समझ लिया। मुझे ये बताइए, ये बार्गेनिंग का दौर है, जब चुनाव आता है तो बार्गेनिंग के वक्त में चले जाते हैं, क्या ऐसा ही कुछ है क्या? क्योंकि आप कुछ और कह रहे हैं, इनका अधिकार भी है पुनीत जी। जी हितेश जी, इनका अधिकार भी है आदिवासियों का बार्गेनिंग करिए बघेल साहब। किससे बार्गेनिंग करिए? किससे करना चाहिए? आदिवासियों का अधिकार है, ऐसा थोड़ी ना कमतर थोड़ी ना किसी से। वो तो किससे करना चाहिए हितेश जी? किससे करना चाहिए? जिससे अभी तो उनकी हाल फिलहाल बातचीत, अभी हाल फिलहाल कमलनाथ जी से चलिए, आप करिए, फिर हम लोग भी बैठेंगे। हाँ तो ठीक है बघेल साहब, वो चाबी वाली बात भी मैंने जोड़ दी थी इसमें, तो बताइए कि कहीं से चाबी तो नहीं भरी जा रही? नहीं, बिल्कुल निश्चित ऐसा कुछ नहीं है। अगर आदिवासी समाज का पढ़ा लिखा नौजवान युवा जयेश के माध्यम से अगर राजनीति या विधानसभा में जाने की बात करता तो राजनीतिक पार्टी के पेटों में दर्द नहीं होना चाहिए। देखो, इस लोकतंत्र में सबको भागीदार होने का और सबको हिस्सेदार लेने का अधिकार है। और दूसरी चीज, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, उनको मैं कहना चाहता हूँ, वो बोल रहे हैं कि संविधान का ज्ञान होना चाहिए। तो संविधान किसी भी पर्टिकुलर पार्टी विशेष ने नहीं बनाई है, संविधान सभा की बैठक हुई उसके तहत बना गया। और आप अगर इतनी बात करते संविधान, अगर कांग्रेस पार्टी ने, तो आप आदिवासियों को आदिवासी जोड़ना था वहां पे। जो जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी की लड़ाई लड़ी थी, उसके लिए आप लोगों ने अभी तक क्यों नहीं जोड़ा? तीसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह आदिवासियों की जो अधिकार दिए गए संविधान में, उनकी भाई टंटिया मामा भील जो हैं, उनको नमन करने पहुंचे ना राहुल गांधी अभी। देखिए, आज आपको 75 के बाद बघेल साहब ने हुंकार भरी इसलिए पहुंचे। भाजपा भी या इसीलिए कर रही है क्या? बघेल साहब की आवाज शायद कुछ कनेक्शन, भाजपा भी इसी तरह कर रही है क्या? टंटिया मामा जो है वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको नमन करना हम सबका अधिकार है। 4 तारीख को नमन करने वाले बीजेपी वाले भी। रवि साहब, मैंने वही कहा, जब वो करने जाएं तो वो जो है वास्तव में कर रहे हैं, हम करने जा रहे हैं तो नाटक है। ये क्या तरीका है? बघेल साहब, आपको आवाज मिल पा रही क्या? उन तक आवाज ही नहीं जा रही है। वाजपेयी साहब, मैं फिर आपके पास ही आता हूं। ये एक तरफ अचानक से ये जयस में जो परिवर्तन आया है, ये आप क्या इसे प्रेशर पॉलिटिक्स इसे मान सकते हैं, या आप इसे क्या नाम देंगे? कांग्रेस से वाकई में नाराजगी, और क्या जयस अगर चुनाव लड़ेगी भी तो क्या कांग्रेस को ही नुकसान होगा? भैया, आपने बहुत मेहनत की। जैसा राजेश जी ने कहा, इस देश की अधिकांश, या हम कह सकते हैं बहुत बड़ी आदिवासी पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है, 21% से अधिक है। तो ऐसे में स्वाभाविक है, यदि आदिवासी संगठन निकलकर सामने आते हैं और वो अपने राजनीतिक अधिकार की भी बात करते हैं, तो हम तो उसका स्वागत करेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मूलतः भाई इनका अभी बार्गेनिंग और पोस्चरिंग कांग्रेस के साथ चल रही है, तो वो लोग आपस में निपट लें। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, राजेश जी ने कही है कि चूंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आदिवासी समुदायों का अपना अपना नेतृत्व है, तो उस ज्योग्राफी को भी हम समझते हैं। और मैं उनके खुलासे राजेश जी कर सकते हैं, मैं नहीं करना चाहता, हम लोगों का उसका भी अध्ययन मजबूत है। और जो अभी बघेल साहब और बघेल साहब की टीम कर रही है, और उनके जो 3 हिस्से हुए हैं, ज अलग हुआ, या अलग हुआ है, स अलग हुआ है, वो लोग क्या कर रहे हैं उस पर भी हमारी नजर है।
और हीरालाल अलावा जी पे भी हमारी नज़र है कि क्योंकि ये सब पॉलिटिकल पोस्चरिंग है और मध्य प्रदेश तो साफ सौहार्द का प्रदेश है, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे हमको किसी से वैमनस्यता रखना चाहिए। बघेल साहब, हम आपके समर्थक आपने हैं। एक अच्छी बात की कही कि से ज अलग हो गया, करिए, ये अलग हो मजबूत गया, स अलग हो गया। रवि सक्सेना साहब भी यही कह रहे थे, हालांकि वो बघेल साहब मान नहीं रहे थे। रवि सक्सेना साहब, मैं आप ही के पास आता हूं। ज य स अलग अलग है और तीनों को साथ में लेके अपने साथ में लेने के लिए क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी तो क्या रुख है ये साफ हो गया आज की डिबेट में। देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि हीरालाल अलावा जी को बुला के उनसे पूछ लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जयस किसके साथ है। जयस हमारे साथ था, है और रहेगा, क्योंकि आदिवासियों के सच्चे हितैषी और सच्चे उनका विकास करने में बिलीव करने वाले कोई लोग हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। हम कोई बगुला भगत नहीं हैं, हम लोग कोई जो है फसली लोग नहीं है कि चुनाव आया तो आदिवासी आदिवासी करने लगे, बाकी उनको वनवासी वनवासी कहते रहे। तो हम जानते हैं, राहुल गांधी जी ने अभी कहा है कि आदिवासी जो हैं आदिकाल से इस देश में रहते आए हैं। भारत के सबसे पुराने अगर रहवासी कोई है तो वो आदिवासी हैं और उनका मुस्तकबिल, उनका विकास, उनकी बहबूदी, वो हमारा पहला लक्ष्य है और वो हम करके रहेंगे, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। बघेल साहब अब फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बघेल साहब, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, अभी रवि सक्सेना साहब ये बार बार दावा कर रहे हैं कि देखिए अलावा साहब जो हैं वो हमारे साथ ही हैं, रहेंगे भी, थे भी, हैं भी और रहेंगे भी। तो क्या ये कांग्रेस का मतिभ्रम तो नहीं है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि हमारे साथ रहेंगे और हमारी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। थोड़ा साफ कर दीजिए आज, ताकि कांग्रेस भी उसी हिसाब से तैयारी कर ले अपने चुनाव की। देखिए, जयेश ने अपने 80 सीटों पे लड़ने का जो ऐलान कर दिया है और उसमें निश्चित ही जयेश के राष्ट्रीय संरक्षक हमारे डॉक्टर हीरालाल अलावा जी है, तो जहां हमारा संगठन बोलेंगे वहां से लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी से लड़ना नहीं लड़ना वो अलग विषय और उनके कहने से कुछ नहीं होता। डॉक्टर अलावा जी अगर जयेश के हैं तो जयेश की कोर मेंबर जो उसमें डिसाइड करेंगे वो वहां से लड़ेंगे। पिछली बार भी जयेश कमेटी ने डिसाइड किया था कि कांग्रेस के साथ अलायंस किया और उसके साथ लड़े थे, तो इसका मतलब ये नहीं हो तो 5 साल के लिए कांग्रेस से चुनने से लड़े तो लड़े थे। इसके बाद इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने उनको हमेशा के लिए कर लिया है। तो भाई आज आदिवासी समाज को कांग्रेस पार्टी भी तो आदिवासी समाज के ऐसे चंद जो परिवारवाद और वंशवाद के नेता ही याद आते, बाकी के आदिवासी समाज के जो मुद्दों की बात करने वाले ऐसे लीडर को क्यों नहीं याद करती अभी तक? क्या 2 या 3 व्यक्ति की वजह से ही आदिवासी समाज की पार्टी में जा रहे हैं? तो निश्चित ही पढ़े लिखे युवाओं को अगर लोकतंत्र में अगर विधानसभा में भेजना है और जाने का अधिकार है तो इसी के तहत हम लोग पढ़े लिखे युवा मेहनत करें और जमीन तलाशें और हमारी पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। जो आपने ताकत दी और अपने ही प्रतिनिधि को चुनवा कर भेजा, वो क्या कर रहे हैं? अलावा साहब फिर क्या कर रहे हैं? आपने उनसे सवाल किया कि आपने क्या किया? आज आदिवासी की अलावा साहब ने क्या किया? उनसे सवाल हुआ कि नहीं, ये मुझे बताइए। उसके पहले कौन से आदिवासी नेता ने नहीं, तो क्या एजेंडा क्या केवल कांग्रेस को लेकर ये हो गया क्या जब मीटिंग हुई आप लोगों की? आज आदिवासी समाज के ऐसे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी कैसा कौन सा नेता है या विधानसभा में या लोकसभा में ये एक बात तो माननी पड़ेगी और हितेश वाजपेयी साहब भी मान लेंगे इस बात को कि बघेल साहब ने आखिर में डिबेट में बीजेपी का नाम तो लिया, वरना तो आप कांग्रेस को ही टारगेट कर रहे थे। खैर, हमारा पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। मैं केवल 30 सेकंड सिरोटिया साहब केवल 30 सेकंड में बघेल साहब के बात के मायने क्या निकल रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं जयस जो है, और वो निश्चित रूप से चाहेंगे कि वहां पर कम से कम मालवा और निवाड़ में जो है वो 5-10 सीटें अगर जीत जाते हैं, क्योंकि उनका जो 80 सीटों की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको कह दूं कि 20 से 25 सीटों से ज्यादा का उनका प्रभाव क्षेत्र नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो जमीनी हकीकत है। अब उसमें अगर 5-7 सीट अगर वो जीत जाते हैं तो एक बैलेंसिंग फैक्टर बन जाएगा 2023 के चुनाव में। चलिए, ठीक है। चर्चा में समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है, वरना बैलेंसिंग फैक्टर के बाद किसका डिसबैलेंस कौन हो जाएगा उसकी भी करते चर्चा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र पेश होगा। आरक्षण संशोधन विधेयक 32% आरक्षण का किया जाएगा प्रावधान। विधानसभा के विशेष सत्र पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा आदिवासियों के आरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है सत्र।
आदिवासी आरक्षण संशोधन विधेयक पर सदन में हंगामे के आसार, सीएम विपक्ष से करेंगे समर्थन की अपील। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रचार ने पकड़ा जोर, आज सीएम भूपेश बघेल दमकसा और चारामा में रोड शो और सभा को संबोधित करेंगे। कवर्धा से फरार 2 कैदियों का अब तक सुराग नहीं, ओडिशा और यूपी के रहने वाले हैं कैदी, तलाश में जुटी पुलिस। भानुप्रतापपुर विधानसभा के कोड़े कुर्सी में सीएम भूपेश बघेल ने किया चुनाव प्रचार, बीजेपी पर साधा निशाना, सावित्री मंडावी के लिए मांगे वोट। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की पीएम के साथ फोटो पर गरमाई